आज हम करेंगे आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका टाइटल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो जनरल रूल है इक्वालिटी का वो है आर्टिकल 14 में। जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी है वो 15 में भी है और 16 में भी है, लेकिन जो 16 में है वो विद रेफरेंस टू पब्लिक सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ही है। तो टाइटल क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। आर्टिकल 16 embodies general rule laid down in article 14 with reference to employment or appointment under the state। जो स्टेट में कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होएगा उसके रिगार्डिंग एक इक्वालिटी का रूल दे रखा है आर्टिकल 16 में कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन रेफरेंस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। अब आर्टिकल 14 अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, सिटीजन और नॉन सिटीजन, मीन्स इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होएगा आर्टिकल 14 में सिटीजन और नॉन सिटीजन के ऊपर। लेकिन आर्टिकल 16 में क्योंकि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी अंडर 16 विद रेफरेंस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, तो ये सिर्फ और सिर्फ लागू होएगा सिटीजन पे ओनली इन रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक। आर्टिकल 16 has limited application that is with reference to public employment। अब ये केस है इन दुर्गापुर कैजुअल वर्कर्स यूनियन वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि आर्टिकल 14 एंड 16 आर नॉट अट्रैक्टेड इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। तो जो जनरल रूल इक्वालिटी का जो कहते जेनस है वो आएगा आर्टिकल 14 से, जो स्पीशी है वो आएगी आर्टिकल 16 से इन रेफरेंस टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ specific application of equality in reference to public employment under article 16 of the Indian Constitution। ये डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 और 16 एक शॉर्ट वीडियो में पड़ा है, वो आप देख लेना। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 16 को हम अकॉर्डिंग टू क्लॉजेज करेंगे वन बाय वन। तो आर्टिकल 16 है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है और हम इसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारा राइट है कि मतलब स्टेट को ये देना पड़ेगा। अब ये कहता क्या है? There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state। तो यहाँ पे बट इक्वालिटी का प्रिंसिपल है कि अपॉर्चुनिटी, किस चीज की इक्वालिटी? अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने सिटीजन्स, इंडियन के सिटीजन्स को इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द जो स्टेट के अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होएगा उसके रिगार्डिंग ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और 16 क्लॉज 2 में क्या कह रहा है? यहाँ जैसे फर्स्ट में तो इन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 16 क्लॉज 2 में क्या इन्होंने बोला है कि प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के इन रेफरेंस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जनरल प्रिंसिपल है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होएगा। उसका रीजन है जो हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन, वो जो हमने पढ़ा था ना इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और ऑब्जेक्ट का, ईवी रेयप्पा केस का था, उसके बेसिस पे हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो लीगल होएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉयज एंड नॉट इक्वालिटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस। अब इसका डिफरेंस ये है कि अगर सेम क्लास ऑफ पीपल है तो उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, लेकिन मेंबर्स ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस है तो उनको प्रिविलेजेस यहाँ पे मिल सकती हैं। तो वहां पे जो इक्वालिटी का रूल है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा।
दोज हु आर सिमिलरली सर्कमस्टेंस आर इंटाइटल्ड टू इक्वल, जो है ही सिमिलरली सर्कमस्टेंसेस में है वो उनको इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन जो रिजर्वेशन का या फिर कोई प्रोविजन मिलती है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उनको क्या बोलते हैं प्रिविलेजेस मिलेंगी, लेकिन वो उसकी वजह से इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं होता। अब यहाँ पे इन्होंने यूज किया है वर्ड ओनली, तो इन्होंने कहा है कि क्लॉज 2 में इन्होंने बोला है कि नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। तो इन्होंने बोला कि जो अंडर क्लॉज 16 क्लॉज 2 में मेंशन ग्राउंड्स है, सिर्फ उनके बेसिस के ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो प्रोहिबिट हो जाएगा, लेकिन other than the grounds mentioned in Article 16 Clause 2 of the Indian Constitution, अगर इनके अलावा कोई और ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहां पे 16(2) लग के वो प्रोहिबिट नहीं होगा। अब एक मैटर यहाँ पे आता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसा, मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होएगा। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट क्या कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है इनकम्पासेस ऑल स्टेजेस ऑफ सर्विस है, जिसमें इट इंक्लूड्स ऑल मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट के भी आएंगे, इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट सच एज सैलरी, इंक्रीमेंट, लीव, प्रमोशन, ग्रेचुटी, पेंशन एटसेट्रा। तो जो 16 क्लॉज 1 है ना वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के इन रेफरेंस टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस किस स्टेजेस एम्प्लॉयमेंट की सारी स्टेजेस के ऊपर ये इक्वालिटी देगा। जैसे सैलरी में भी, मतलब जो सेम क्लास ऑफ, जो यहाँ पे हमने पढ़ा, जो सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी में भी सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंक्रीमेंट, लीव, प्रमोशन, ग्रेचुटी, पेंशन एक्सेट्रा सब में। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को पावर है, फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment। इसका मतलब यह है कि ये पार्लियामेंट के पास हक है कि वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट के, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के अंडर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर निकलता है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है, कि वो रिक्वायर कर सकती है कि एलिजिबिलिटी उसमें वन ऑफ द एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो बंदा तभी वो एलिजिबल होएगा उस जॉब के लिए या उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जब तक वो रेजिडेंट नहीं है उस एरिया का। तो ये इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है कि सिर्फ ये जो लॉ बनाने का इन रिगार्ड टू रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है जो उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसके अंडर, या तो स्टेट के अंडर निकल रही है, मतलब किसी राज्य की कोई नौकरी है जैसे पंजाब की है, हरियाणा की है, कहीं भी, कहीं हिमाचल की है, कहीं कोई भी स्टेट के अंडर है, या यूटी के अंडर निकल रही है, लोकल अथॉरिटी के अंडर अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो बंदा तभी एलिजिबल होएगा कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये है कि उसको वहां पे रेजिडेंस की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ही और शी शुड बी द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जो भी जॉब होएगी अंडर लोकल अथॉरिटी। प्रिस्क्राइबिंग रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूटी। अब इन रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस
अब इस रिगार्ड में जो रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट है फॉर दैट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए ये क्या कहते हैं कि जो 16 क्लॉज 2 है ना, वो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे 16 क्लॉज 1। अब 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 का डिफरेंस ही ये है कि जो 16 क्लॉज 1 है ये वाइडर एप्लीकेशन है इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर रहा है ऑन सम ग्राउंड्स। तो ये जो अब इन्होंने ये बोल दिया, अब इसको हम क्यों कह रहे हैं कि क्लॉज 2 क्वालिफाई कर रहा है क्लॉज 1 को, क्योंकि यहां पे इन्होंने बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये क्वालिफाई कर गया ना यहाँ पे क्लॉज 1 को कि ये जनरल रूल है लेकिन ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, और यहाँ पे इन्होंने इनेबल कर रखा है पार्लियामेंट को कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जो इक्वालिटी का प्रोविजन है वो वायलेट नहीं हो रहा। अब इन परसुएंस टू आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो ये प्रोविजन रेजिडेंस की रखी गई, तो उसमें क्या हुआ कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 पास हुआ 1957 में। इन परसुएंस टू दिस क्लॉज ये एक्ट पास हुआ। अब यहाँ पे एक बात और जो हमने पहले भी पढ़ी है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसी प्रिस्क्रिप्शन इन रिगार्ड टू रेजिडेंस रखने की, रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब स्टेट इन आर्टिकल 16 मींस, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है वो स्टेट के अंडर निकल रहा है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया कि जो एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment। अब इन्होंने बोला कि जो ये पब्लिक, अब ये जो स्टेट है ना, इन्होंने जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकल रहा है स्टेट के अंडर, उसमें क्या है वो रूल जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वही होएगा। मीन स्टेट एज ए यूनिट एंड नॉट पार्ट ऑफ स्टेट सच एज डिस्ट्रिक्ट सिटीज और तालुकाज। अब ये जो पार्लियामेंट लॉ इन रिगार्ड टू रेजिडेंस बना रहा है फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट है जो, वो पूरी स्टेट के लिए रूल बनेगा रेजिडेंस का। ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट पे लागू होएगा उस स्टेट की, अब जैसे पटियाला में लागू होएगा लुधियाना में नहीं लागू हुआ, ऐसा नहीं होएगा, ये पूरे पंजाब पे ही लागू होएगा। फिर हेल्ड, अब ये केस है, ये जो डिसीजन था ये हेल्ड हुआ था AVS नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ AP आंध्र प्रदेश 1970 के केस में। अब नेक्स्ट करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंडल कमीशन का जो सारा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था वो सारा इससे रिलेटेड है। तो पहले इन्होंने क्या कहा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। अब यहाँ पे हमारा जो जनरल रूल 16 का था, इन्होंने कहा कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि रेजर्वेशन स्टेट दे सकती है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है, स्टेट को इनेबल कर रखा है कि उनको अगर लगता है क्वांटिफाइबल डाटा के ऊपर, अगर उनको लगता है कि इनको रेजर्वेशन किसको, सिर्फ बैकवर्ड क्लास यहाँ पे मेंशन्ड है, तो सिर्फ इनको रेजर्वेशन मिल सकती है अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन। अब यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि क्वांटिफाइबल डाटा, जो भी ये डाटा इकट्ठा करेंगे उनके ऊपर अगर स्टेट का ओपिनियन बनता है कि दैट क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन सर्विसेज अंडर द स्टेट। अब ये जो ये स्टेट, ये वाली चीज बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन और इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इन रिगार्ड टू दिस, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो इसके बेसिक सिनॉप्सिस क्या हुआ, स्टेट कैन प्रोवाइड लॉ। अब यहाँ पे सेंटर नहीं, सिर्फ स्टेट
ये इनेबलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, टू स्टेट है। अब ये डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ से पता चल रही है? पहली बात तो इन्होंने दे रखा है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स इन फेवर ऑफ बीसी बैकवर्ड क्लास। अब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, यहां से इंप्लाई हो रही है कि विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अब अगर स्टेट के ओपिनियन के हिसाब से उनको नहीं लगता कि ये रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली, मतलब अगर उनको लगता है कि ये रिप्रेजेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, तब उनका ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ, तो वहां पे वो रिजर्वेशन स्टेट नहीं देगी इन रिगार्ड टू दैट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब ये सब्जेक्टिव टू दीज कंडीशंस है, ये जो रिजर्वेशन बीसी कैटेगरी को मिलेगी। अब स्टेट का डेफिनेशन कौन सी है यहाँ पे? सेंटर एंड स्टेट और अदर इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब यहाँ पे आ गया आर्टिकल 12 जो हमने स्टेट की डेफिनेशन, वहां पे जो जो अथॉरिटी इस डेफिनेशन के अंडर आती है उनकी अथॉरिटी है कि वो रिजर्वेशन इनेबल कर सकती हैं टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे इंद्रासानी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस। इसको मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला? इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रिजर्वेशन ना सिंप्लिसिटर की तरह नहीं यूज किया जाएगा। रिजर्वेशन दो तरह की होती है, एक तो लेसर डिग्री है और एक हायर डिग्री, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजर्वेशन है। तो देयर आर अदर। अब इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन है ना वो जैसे लेसर फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन हुई, जैसे प्रेफरेंस दिया, कंसेशन दिया और एग्जेम्पशंस दी अपने एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन रिजर्वेशन जो हाईएस्ट डिग्री की है, फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजर्वेशन, जो हाईएस्ट डिग्री की रिजर्वेशन जो 16 क्लॉज 4 में आती है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है, स्पेशल रिजर्वेशन है। और जो लोएस्ट डिग्री की है वो है अदर देन दैट कवर्स अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन्होंने ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन अगर देनी भी है तो वो मेरिट को ओवर पावर नहीं करेगी। बट रिजर्वेशन डज नॉट रूल आउट मेरिट। मेरिट को प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब ओवरऑल रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मेरिट को कंसिडर करके ही आप रिजर्वेशन क्वांटिफाई कर सकते हो। अब इन्होंने ये बोला कि जो 16 क्लॉज 4 है ना, वहां पे द वर्ड यूज किया गया ओनली बीसी, बैकवर्ड क्लास। अगर आप नोटिस करो तो जो 15 क्लॉज 4 है वहां पे इन्होंने यूज किया है वर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो जो बैकवर्ड क्लास का प्रीफिक्स यहाँ पे दिया सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज किया बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो ये प्रीफिक्स आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में यूज हुआ, उसने जो 15 क्लॉज 4 की एप्लीकेशन है ना उसको लिमिट कर दिया। लिमिट कैसे किया? अब जो वहां पे जो रिजर्वेशन मिलेगी तो वो उसका टेस्ट ये होगा, वो जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स है वो जब तक इस चीज को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक वहां पे 14 क्लॉज 4 में वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो 16 क्लॉज 4 है वो वाइडर एप्लीकेशन है, यहाँ पे उन्होंने सिंपली वर्ड यूज किया बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पे इन्होंने ना ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है इसका जो सब्जेक्ट 2 था ये खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एससी और एसटी भी इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे जो 15 क्लॉज 4 थी ये सिर्फ बीसी पे लागू हुआ जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल थे। लेकिन जो 16 क्लॉज 4 में यूज वर्ड बीसी यूज हुआ, वहां पे इसकी वाइडर एप्लीकेशन हुई जिसमें इन्होंने एससी और एसटी को भी विद इम्प्लीकेशन यूज कर लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस ये है बेसिक।
16 क्लॉज 4 BC इज वाइडर विच इंक्लूड्स, अब ये जो 16 क्लॉज 4 है वो 15 क्लॉज 4 को इंक्लूड कर रहा है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये है क्योंकि ये प्रीफिक्स के साथ यूज हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन 15 क्लॉज 4, तो वहां पे इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ ये वाले BC, लेकिन जो 16 क्लॉज 4 है वो इनको भी इंक्लूड कर रहा है, 15 क्लॉज 4 को भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, बैकवर्ड क्लास इन 15 क्लॉज 4 यूजेस अ प्रीफिक्स अटैच्ड टू इट। तो अब क्या हुआ, 16 4 क्लॉज की वाइडर एप्लीकेशन है विच इंक्लूड्स आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। अब इन त्रिलोकीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1969 का केस है, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रदीप टंडन 1975 का केस है। अब इन्होंने यहाँ पे हेल्ड किया कि जो BC इज, अब इन्होंने कहा कि जो BC कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है, वो सिनोनिम नहीं है बैकवर्ड कम्युनिटी और बैकवर्ड क्लास का। अब इन्होंने नेक्स्ट कहा कि जब हम बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को डिटर्मिन करेंगे, तो अगर इनको डिटर्मिन करने के लिए हमने ये ग्राउंड्स लिए कि कास्ट के बेसिस पे, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस के बेसिस पे अगर हमने इनको डिटर्मिन किया बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी को, तो वो वायलेट कर जाएगा 16 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 16 क्लॉज 4 डज नॉट कवर इंटायर फील्ड ऑफ 16(1) एंड 16(2). अब 16(4) की एप्लीकेशन और 16(1) और 2 की एप्लीकेशन अलग अलग है। अब 16(1) है और 16 क्लॉज 2 है, इसकी वाइडर एप्लीकेशन है। ये जनरल रूल है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसको ध्यान से समझो जो मैं बोल रही हूँ। रेजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कट्स अक्रॉस ऑल क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजर्वेशन मिलेगी ना हमें, अगर यहाँ पे स्टेट रेजर्वेशन दे रही है क्लॉज 1 में, कैन बी मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, आर्मी पर्सनल को 16 क्लॉज 1 में मिलेगी। सम मैटर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज बीन ग्रांटेड अंडर क्लॉज under article 16 clause 1 and 16 clause 2 do not fall under article 16 clause 4। एग्जाम्पल, अब ये जो 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 की एप्लीकेशन है ना, जो वहां पे रिजर्वेशन मिलेगी, वो 16 क्लॉज 4 में नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस डिफरेंट है। जो 16 क्लॉज 1 है वो थोड़ी वाइडर एप्लीकेशन है, लेकिन जो 16 क्लॉज 4 है वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स यूज्ड इन दैट क्लॉज ओनली रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड इन रिगार्ड टू दैट ओनली। तो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 16 क्लॉज 4 की वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम वहां पे रिजर्वेशन देंगे। तो एग्जाम्पल मैटर्स, अब जैसे इन्होंने बोला यहाँ पे, सम मैटर्स इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज बीन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2 डू नॉट फॉल अंडर 16 क्लॉज 4। अब जैसे एग्जाम्पल क्या हुई, जो मतलब इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे मिल रही है ना रिजर्वेशन, वो यहाँ पे फॉल नहीं करती। अब एग्जाम्पल क्या हुई, मैटर्स सच एज सैलरी, पेंशन, ग्रेचुटी, इनकम, इंक्रीमेंट एटसेट्रा डू नॉट फॉर्म सब्जेक्ट मैटर ऑफ 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना कि 16 1 और 2 की एप्लीकेशन क्या है, 16 4 की एप्लीकेशन है, ये वाइडर एप्लीकेशन है और ये लिमिटेड एप्लीकेशन है। ये मंडल कमीशन का केस ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है ये।